विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले व्याख्यान में श्रवण संवेदना के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया। मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी संगीत से संबंधित जो श्रवण संवेदना है या संगीत को जो आनंद हमें प्रदान करती है, उन संवेदनाओं का कैसे हमसे संबंध है। उन संवेदनाओं में हमने आपको त्वचा संवेदना भी बताई, अच्छा गाना सुनने पर रोंगटे का खड़ा हो जाना। दृष्टि संवेदना का भी संगीत से संबंध है। बहुत सुरीला गाना होने पर भी अगर हमारी दृष्टि गायक के हाव भाव अथवा अवगुण का निरीक्षण कर लेती तो हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। फिर जो रसास्वादन की प्रक्रिया है, रस आस्वादन की जो संवेदना है, उसका संबंध भी हमारे संगीत से है कि किस तरह से हम 9 रस के माध्यम से कड़वा, तीखा, हर तरह के अनुभव जो है वो संगीत की, हर तरह की संवेदना जो है वो संगीत के माध्यम से हम ग्रहण कर सकते हैं। किस तरह से हर राग की प्रकृति, ताल की प्रकृति और शब्द जो बंदिश गाई जाती है उसकी प्रकृति हमें विभिन्न रसों का आस्वादन कराती है। किंतु यह तो सच है कि हमारा संगीत जो है वो प्रधान रूप से ध्वनि प्रदान कला है, अतः कान के द्वारा उसका आस्वादन प्रमुखतया होता है। अतः आज हम कान की बनावट के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कान को हम 3 भागों में बांटते हैं: बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। सबसे पहला आता है बाहरी कर्ण। मैं अभी आपको डायग्राम भी दूंगी इसका, आप उसको पढ़ें। लेकिन बाहरी कर्ण जो है वो हम स्वयं हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं, जो बाहर से दिखता है। यह कान का बाहरी भाग है जो कि बाहर की तरफ से दिखता है। इसकी आकृति बीच में से चौड़ी और ऊपर और नीचे से मुड़ी हुई मालूम होती है। इस बाहरी कर्ण के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है पिन्ना और दूसरा होता है कर्णनली। पिन्ना जो है वह कान का सबसे ऊपर का या बाहर से दिखने वाला भाग है, जो कि सीप के आकार का होता है और हमें बाहर से दिखाई देता है। इसके निचले वाला जो हिस्सा है उसका सारा अंश कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या है? एक तरह की लचीली मांसपेशियां होती हैं। हालांकि इसकी विशेष उपयोगिता नहीं होती है और इसके न होने पर भी ध्वनि संवेदना में कोई अंतर नहीं आता, किंतु इसके होने के भी कई फायदे हैं। सबसे पहला तो हमारी सुंदरता जो होती है वो इससे बहुत जुड़ी रहती है। हम लेडीज़ और जेंट्स दोनों इसमें कान के विभिन्न आभूषणों को पहनते हैं। और दूसरा, ये जो चीज़ है वो मतलब बाहरी कर्ण का यानी कि पिन्ना जो है वो कान की नली को सुरक्षा भी प्रदान करता है। बाकी श्रवण संवेदना में इससे कोई अंतर नहीं आता है, अगर ये नहीं भी है तो भी। बाहरी कर्ण का दूसरा भाग है कर्णनली। दूसरा भाग कर्णनली है जो कि पिन्ना से जुड़ा हुआ होता है और यह बाहरी और मध्य कर्ण के बीच में स्थित होता है। कान की नली के सहारे से ही ध्वनि की जो तरंगे हैं वो कान के ड्रम अथवा ढोल तक पहुंचती है, जहां से कि हमें श्रवण संवेदना का आभास होता है। दूसरा है कान का हिस्सा मध्य कर्ण। यह कान का वो भाग है जो बाहरी कर्ण और अंतः कर्ण के मध्य में स्थित होता है, यानी बाहरी और आंतरिक कान के बीच वाला हिस्सा मध्य कान कहलाता है। इसके प्रमुख रूप से 2 भाग हैं। पहला आ जाता है कर्ण गुहा और उसके बाद में आता है कंठ कर्णनली। तो हम पहले कर्ण गुहा के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण गुहा जो है वो मध्य कर्ण जो है कान का वो भाग है जो बाहरी कान और अंतःकर्ण के मध्य में होता है। इसकी जो कर्ण गुहा है वो कंठ कर्णनली के ऊपरी भाग में एक कोटरी सी होती है जिसे मध्य कर्ण गुहा कहते हैं। और यह जो है वो इसके 3 यहाँ पे 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं कर्ण गुहा में।
जिनका कार्य बाहर से भीतर की ओर ध्वनि को ले जाना होता है। इनमें से पहली हड्डी को हम मुग्दर या हथौड़ा कहते हैं, दूसरी हड्डी को हम निहाई कहते हैं और तीसरी जो बोन है वो रिकाब के नाम से जानी जाती है। ये जो बोन है वो कर्ण के निकट होती है। यह तीनों हड्डियां आपस में बंधी रहती हैं, कान के पर्दे के पास से सटी भी रहती हैं और इस भाग को जो है वो ढोल कहते हैं। इस भाग में ध्वनि की तरंगों के कंपन से ढोल प्रकंपित होता है और उसके कंपित होने से यह तीनों बंधी हुई हड्डियां प्रकंपित होने लगती है और इस प्रकार मध्य कान द्वारा प्रकंपन जो है वह अंतःकरण की ओर भेजा जाता है। मध्य कर्ण का दूसरा भाग है कंठ कर्ण नली। मध्य कान में एक टेढ़ी पतली और तंग नली होती है जिसे कंठ कर्ण नली कहते हैं। इसकी लंबाई 2.54 सेंटीमीटर होती है। इसके जो है ना टेढ़ी होने का प्रयोजन इसे किसी भी सीधे उपकरण या कहना चाहिए तूली के चोट से बचाने का होता है। यह मोड़ी तोड़ी इसलिए होती है, अगर आपने कान में भूले से कोई चीज़ डाल दी तो इसकी कर्व ही जो है वो पर्दे को बचाती है, नहीं तो कोई भी चोट है वो डायरेक्ट पर्दे के ऊपर लग सकती है। तो इसके जो पतली तो होती ही है, साथ ही टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख प्रयोजन जो होता है वो चोट से बचाना होता है। इस नली का मुख्य कार्य कर्ण के अंदर वायु के दाब को सुरक्षित और संतुलित रखना होता है। इस नली के पीछे वाला सिरा मुख गुहा में खुलता है। इसके द्वारा जब कभी अत्यधिक वायु कान में आ जाती है तब यह वायु मुख के द्वारा बाहर निकल जाती है और कान का पर्दा सुरक्षित रहता है। इस बात को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब आपको जुखाम होता है बहुत तेज, तो अक्सर आपके कान के पर्दे लगते हैं जैसे बंद से हो गए हैं। कुल मिला के ये जो गले की खराश होती है वो कान के पर्दे को प्रभावित करती है। इसको कंठ कर्ण नली को वस्तुतः ENT, ईयर, नोज़ और थ्रोट, ये तीनों ही आपस में मिले हुए होते हैं और इसीलिए ये जो अधिक वायु होती जब कभी घुस जाती है कान से तो वो मुंह से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से जो ये संतुलन है वो हमेशा बना रहता है। कर्ण की संरचना का तीसरा भाग है आंतरिक कर्ण। यह कान का अंतिम भाग होता है। मैंने आपको डायग्राम बताया है जिसमें बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण की संरचना आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे इन डायग्राम के बारे में, और आपको इसका नेमिंग करके भी लिखना होगा। बाह्य कर्ण का और आंतरिक कर्ण का इस सारे डायग्राम्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। जो आपका आंतरिक कर्ण है इस भाग को कर्ण गुहा भी कहते हैं। ये जो भाग है इसके चारों ओर सफ़ेद रंग का एक द्रव्य होता है जिसको पेरिलिम्फ कहते हैं। कर्ण गुहा में एक सफ़ेद रंग का जो तरल होता है वो तैरता रहता है। कर्ण कुहर के अंदर भी एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं। इस द्रव्य में कैल्शियम कार्बोनेट के कण भी पड़े रहते हैं और ये जो भाग है इसके पुनः 3 भाग, आंतरिक कर्ण के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है अर्धचंद्राकार नलिकाएं, दूसरा होता है वेस्टिब्यूल और तीसरा होता है कॉक्लिया। पहला जो है अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक नली एक दूसरे से समकोण दिशा में स्थित रहती है। इनमें से 2 नलियां खड़ी और एक लेटी रहती है। प्रत्येक नली बीच की खाली जगह में अपने जो फूला हुआ स्थान को नीचे की तरफ से खोलती है। इस फूले हुए स्थान को हम ओम्पुला कहते हैं। इस भाग में श्रवण तंत्रिका होती है
और इन नलिकाओं का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। कई बार जब प्रैक्टिकली आपको बताएं कान में पानी घुस जाता है अथवा कान का जो द्रव्य ये वाला जो है अर्धचंद्राकार नलिकाओं में भरा हुआ जो द्रव्य होता है वो असंतुलित होता है तो हमें फ़ौरन चक्कर आने लगते हैं। अतः ये जो है द्रव्य ये ही कान का संतुलन बनाए रखती हैं। अतः इन तंत्रिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। दूसरा है वेस्टिब्यूल। यह भाग अंतःकरण के मध्य स्थित होता है। इसमें एक बड़ा अंडाकार छिद्र होता है जो झिल्ली से ढका रहता है। यह भाग अंतःकरण के प्रथम भाग को अंतिम भाग से जोड़ देता है। और तीसरा होता है, उसे कहते हैं हम कॉक्लिया। अंतःकरण में कोक्लिया अत्यंत लंबा और शंख की तरह कुंडलित होता है। इसमें 3.25 इंच के चक्कर दिखाई पड़ते हैं। वे एक नलिका के कहना चाहिए प्रस्तार हैं। इसके अतिरिक्त सिरे पर एक श्रवण नाड़ी स्थित होती है जिसका संबंध मस्तिष्क के अग्रभाग से होता है। सुनने की प्रक्रिया में कॉक्लिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शंख प्रारंभ की ओर अधिक चौड़ा और अंत में जाके पतला होता चला जाता है। इसके 2 अंग श्रवण संवेदना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो आधार झिल्ली या बैसलर कहलाती है, मेम्ब्रेन और कॉर्टी, ये प्रमुख चीज़ें होती हैं और ये ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टीज कहलाते हैं, यानी कि कॉर्टी के अंग कहलाते हैं। आधार झिल्ली में संवेदनीय स्नायु अथवा रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 3500 बताई जाती है। यही रोम कोशिकाएं जो हैं वो कॉक्लियस तंत्र से जुड़ी रहती हैं जो श्रवण संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अब हम कैसे सुनते हैं ये जानने से पहले हमें श्रवण संवेदना के कुछ विशेष लक्षणों के बारे में जानना भी आवश्यक है। तो वो हम अपने पिछले आने वाले जो लेक्चर है उसके बारे में इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से